इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आता है। अब देखिएगा दोस्तों, जब आधुनिक भारत का इतिहास आएगा, आधुनिक भारत का इतिहास जिसे मॉडर्न हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इसको अध्ययन करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत है। मॉडर्न इंडिया को पढ़ना बड़ा आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परवर्ती मुगल वंश है, ठीक है, परवर्ती मुगल वंश को पढ़ना होगा। परवर्ती मुगल वंश क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली को हमें अलग से पढ़ना है। अब आप देखिएगा, इसी समय आधुनिक भारत में आते आते औरंगजेब के शासन को समाप्त होने के बाद जो संपूर्ण भारत में केंद्रीय सत्ता थी वो समाप्त हो। धीरे धीरे जो नवाब हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे सुल्तान बनने लगे। इसका मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे मोदी जी हैं और स्टेट में 29 स्टेट आपके हैं, 28 स्टेट, तो वो सब एक तरह से नवाब थे, दीवान हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। अब वो गवर्नर अपने आप को क्या बना लिए? शासक बना लिए। अब केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई, इन्हीं दिल्ली की सत्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो समाप्त हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट समाप्त होने के बाद छोटे छोटे राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें आप देख रहे हैं परवर्ती, यहाँ पर दिल्ली का इतिहास अगर आप देखेंगे, अब अगर देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देता है कि एक तरफ दिल्ली है। अब दिल्ली में कौन है? परवर्ती मुगल वंश है, परवर्ती मुगल वंश है, ये लोग यहाँ शासन करेंगे, परवर्ती मुगल वंश शासन करेंगे। अब इधर पंजाब की स्थिति बिगड़ चुकी है तो पंजाब को अलग से पढ़ना होगा, ठीक। अब पंजाब के साथ साथ हमको जाटों को भी पढ़ना होगा। जाट पंजाब को पढ़ना है, जाट को पढ़ना है। यहाँ पर सिख हैं, यहाँ पर सिख हैं, तो सिखों को पढ़ना होगा। सिखों के जो जितने भी धर्मगुरु हैं उनके जाटों का इतिहास आप जान ही रहे हैं, ये बड़ी लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, उनको भी पढ़ना होगा। इसी तरह से आपको भारत में अवध को अलग से पढ़ना होगा। इधर बंगाल को आप देख लीजिए, बंगाल को पढ़ना होगा। इधर हैदराबाद को पढ़ना होगा, इधर मैसूर को पढ़ना होगा, ठीक, मैसूर। इस तरह से अब आप देखिए, दिल्ली, पंजाब, जाट, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, सब छोटे छोटे रियासत हैं। अब सबको पढ़ना है। अब यहाँ का राजनीतिक घटनाक्रम जो होगा वो भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा, ठीक है। अब अवध को स्वतंत्र कराने का काम सादात खान ने किया था, तो सादात खान से शुरू होगा। अब जब बात आएगी बंगाल की तो आपको पता है चिनकिलिस खान, निज़ामुल मुल्क जिसे कहा जाता है, वो उधर हैदराबाद के निज़ाम साहब। मैसूर में आप देखेंगे तो हैदर अली और बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान यहाँ पे सक्रिय होते हैं, ठीक है। ये सारे लोग आपस में संघर्षरत हैं और इसी बीच में चार विदेशी कंपनियां भी आ जाती हैं। ये 4 विदेशी कंपनियां जो आई हैं भारत में, विदेशी कंपनी, ये 4 विदेशी कंपनियों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला विदेशी कंपनी आती है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की कंपनी आती है, इसके बाद डच की कंपनी आती है, ठीक है। फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं और फिर ब्रिटिश आते हैं।
भारत की राजनीति में इन कंपनियों का बड़ा रोल है और इन तमाम कंपनियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, खास करके जिन्हें अंग्रेजी कंपनी के नाम से जाना जाता है, ये भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, व्यापार करने आया था, राजनीति करना शुरू किया और ये भारत की राजनीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। तो अब यहाँ से शुरू होगा पहले जो रियासतें उनका उदय कैसे होगा, उन रियासतों में आपसी संघर्ष कैसे हुआ, आपसी संघर्ष के बाद किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति मजबूत किया और जब अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति मजबूत किया तो उनका जो डेवलपमेंट हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उस पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपका 1793 का सेटलमेंट एक्ट आया। 1793 के सेटलमेंट एक्ट के बाद फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का जो एक्ट आया उसमें जो बात आई, उसी के बाद भारत में 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह यह भारत की बहुत बड़ी घटना और फिर उसको किसी तरह से अंग्रेज़ों ने संभाला और उसको समाप्त किया। समाप्त करने के बाद भारत पर कब्जा करने के उद्देश्य से 1861 में भी एक्ट लाया गया। 1861 के एक्ट के बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। फिर 1909 का मोर्लेमेंटो सुधार आता है। मोर्लेमेंटो सुधार के बाद 1919 में मार्टेंगी चेम्स्फोर्ड सुधार आता है। फिर 1935 का अधिनियम आता है। 1935 का अधिनियम भी भारत का लघु संविधान माना जाता है और वही अंत तक लगा रहा। तो ये भारत का इतिहास है जिसे आपको पढ़ना होगा, पूरी तरह से समझना होगा। और इसी बीच 1857 से आपका राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। तो 1857 का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसको हम कई फेज में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और याद करें कि आज जो कुछ भी आपको बताया गया वो सौरभ एकेडमी ऑफिशियल के नाम से किया गया। तो एक बार आप सौरभ एकेडमी ऑफिशियल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।